BA एंड BSc पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नदी के अपवर्तनात्मक निक्षेपणात्मक कार्य। यानी निक्षेपणात्मक कार्य क्या होता है? जब नदी अत्यधिक तीव्र वेग से पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर उतरती है तो नदी में अत्यधिक मात्रा में कंकर पत्थर के अवशेष पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही नदी का ढाल कम हो जाता है या नदी के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है या जलापूर्ति कम हो जाती है या नदी के अवसाद भार में वृद्धि हो जाती है तो नदी क्या करती है, उन पदार्थों को वहीं पर जमा करना चालू कर देती है और इस प्रकार से निर्मित स्थलाकृतियों को निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहते हैं। नदी में निक्षेपण का कार्य कब होगा? दो ही कारणों से होता है, या तो नदी के वेग में कमी या फिर बाद में अवसाद भार में बढ़े। यानी नदी निक्षेपण करना कब प्रारंभ करेगी? जब या तो नदी में अत्यधिक मात्रा में कंकर पत्थर के अवशेष आ जाएंगे, यानी जिसमें वृद्धि हो जाएगी, अवसाद भार में वृद्धि हो जाएगी, या फिर बाद में नदी के वेग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो नदी में उन पदार्थों को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और जैसे ही नदी में उन पदार्थों को वहन करने की क्षमता कम होती है, नदी उन पदार्थों का वहीं पर निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है और इस प्रकार निर्मित स्थलाकृतियों को निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कहा जाता है। नदी के वेग में कमी कब होगी? या तो मार्ग में कोई अवरोध आ जाएगा, या फिर बाद में नदी अनेक शाखा में विभक्त हो जाएगी। यानी नदी के वेग में कमी कब होती है? सबसे पहली बात आती है मार्ग में अवरोध आने की। नदी जिस भाग से बहकर आती है और अगर उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है, बीच वाले क्षेत्र में कोई मोटी चट्टान आ जाती है या कोई पर्वतीय पठारी क्षेत्र आ जाता है या अत्यधिक मात्रा में कोई वनस्पति वाला क्षेत्र आ जाता है, तो सामने वाले भाग में अवरोध होने के कारण से नदी का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी बात आती है नदी अनेक शाखा में विभक्त होने। अगर नदी एक ही शाखा से आ रही है तो उसमें जल की मात्रा अधिक होगी और जब जल की मात्रा अधिक होगी तो नदी में जल का वेग भी क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन इतना ही जल अगर अनेक शाखा में विभक्त हो जाएगा और जब अनेक शाखा में विभक्त हो जाएगा तो नदी का वेग अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जब नदी अनेक शाखा में विभक्त हो जाती है तो नदी का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तीसरी बात आती है ढाल प्रवाह में कमी। पहले नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से आती है और ढाल अधिक पाया जाता है, ढाल अधिक होगा तो नदी का वेग भी क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन अगर मंद ढाल पाया जाता है तो फिर नदी का वेग क्या होगा? कम होगा, क्योंकि नदी जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने के कारण से नदी का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की ढाल प्रवणता अधिक पाई जाती है जबकि मैदानी क्षेत्रों की
ढाल प्रवणता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसके अलावा यदि नदी में जल की कमी, पीछे वाले भाग में अगर वर्षा अधिक हो रही है, वर्षा अधिक होगी तो नदी में जल की मात्रा भी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन अगर उस क्षेत्र में वर्षा कम होने लग गई तो नदी में धीरे धीरे जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और नदी में जल की मात्रा कम होने के कारण से नदी का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन सभी कारणों के कारण से जैसे ही नदी का वेग कम हो जाएगा, नदी में उन पदार्थों की ले जाने वहन क्षमता कम हो जाएगी, और वहन क्षमता कम होते ही नदी पदार्थों का क्या करने लग जाएगी, निक्षेपण करने लग जाएगी, जमाव करने लग जाएगी। दूसरी बात आती है अवसाद भार में वृद्धि के कारण से। अवसाद किसे कहा जाता है, अपक्षय या अपर्दन की क्रिया के कारण से नदी के द्वारा जो टूटे गए चट्टानों के टुकड़े हैं, और टूटे हुए चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहा जाता है, अवसाद कहा जाता है। यदि ये कंकर पत्थर के अवशेष हैं, इनकी मात्रा में नदी की वहन क्षमता से अधिक वृद्धि हो जाती है, या नदी की कोई सहायक नदी है और वो अत्यधिक मात्रा में ये कंकर पत्थर के अवशेष लेकर आ जाती है, तो धीरे धीरे स्थिति क्या पाई जाती है, इन पदार्थों का निक्षेपण होने लग जाएगा, जमाव होने लग जाएगा। तो निक्षेपण के लिए दो ही कारक उत्तरदायी हैं, एक तो नदी के वेग में अगर कमी होती है, और या फिर बाद में अवसाद भार में वृद्धि होती है, तो पदार्थों का क्या होने लग जाएगा, निक्षेपण होने लग जाएगा। अब इसके बाद में अपनी बात करते हैं नदी की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। यानी निक्षेपण की क्रिया के कारण से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो निक्षेपण के कारण से जलोढ़ पंख बनता है, दूसरा जलोढ़ शंकु, तीसरा प्राकृतिक तटबंध, और चौथा बनता है नदी डेल्टा। यानी नदी की जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, उन निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों में जलोढ़ पंख आता है, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध और नदी डेल्टा। सबसे पहले अपने बात करें तो जलोढ़ पंख। जलोढ़ का मतलब होता है जो नदी अपने साथ में कंकर पत्थर के अवशेष लेकर आती है, और अगर उन अवशेषों का जमाव करती है तो अवशेषों के जमाव करने से जो निर्मित स्थलाकृति है, उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। और जलोढ़ पंख का निर्माण कब होता है, जैसे ही नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर आती है, और पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर आने के कारण से ये नीचे वाले भाग में आने के कारण से अनेक शाखा में विभक्त होने लग जाती है। और जैसे ही नदी अनेक शाखा में विभक्त होगी, नदी का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही नदी का वेग कम होगा, नदी इन पदार्थों का क्या करने लग जाएगी, निक्षेपण करने लग जाएगी। और नदी में इन पदार्थों के निक्षेपण के कारण से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगर नदी अनेक शाखा में विभक्त हो रही है, तो जैसे नदी का वेग कम होगा, सबसे पहले मोटे कंकर पत्थर के पदार्थों का जमाव होगा।
क्योंकि सबसे पहले इनकी वहन क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में इनकी अपेक्षा बारीक रेत के कणों का निर्माण होगा, और जो महीन रेत के कण हैं वो लास्ट में मैदानी क्षेत्र तक चले जाते हैं। इस प्रकार एक पंख के समान आकृति का विकास होता है, और इस पंख के समान आकृति को क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। तो जलोढ़ पंख का निर्माण उन पर्वतीय क्षेत्रों में होता है जहां पर अत्यधिक भार लेकर नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है, और जैसे नदी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है नदी का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नदी के इस प्रकार वेग कम होने के कारण से नदी पदार्थों का निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है, और निक्षेपण की इस क्रिया में सबसे पहले मोटे कंकर पत्थर का जमाव होता है, उसके बाद में महीन रेत के कणों का जमाव होता है। तो इस प्रकार निर्मित इस आकृति को क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहा जाता है। इसके बाद में आता है जलोढ़ स्तंभ। अब नदी क्या करती है, पर्वतीय क्षेत्र से नीचे की ओर आती है, और जैसे ही नदी का वेग कम होगा नदी पदार्थों का निक्षेपण करना प्रारंभ करती है। नदी का वेग कम कब होगा, जब नदी के ढाल में कमी होगी, और नदी के ढाल में कमी होती नदी पदार्थों का निक्षेपण करेगी। निक्षेपण सबसे पहले पर्वत पथीय क्षेत्र में होगा, पर्वत के नीचे वाले क्षेत्र में होगा। लेकिन अगर उस नदी में कंकर पत्थर के अवशेष की मात्रा अधिक होगी तो नदी इन पदार्थों को ऊपर तक जमा करती हुई चली जाएगी, और जब नदी इन पदार्थों को ऊपर तक जमा करती हुई चली जाएगी तो पर्वत का आकार कैसा होता है, शंकु के समान, और उसी पर्वत के आकार के समान ही इन पदार्थों का भी निक्षेपण होने लग जाता है। और जब इन पदार्थों का निक्षेपण होने लग जाता है तो इसके द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है, इस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, जलोढ़ शंकु कहा जाता है। यानी शंकु के समान आकृति बन गई तो इसको क्या कह दिया अपन ने, जलोढ़ शंकु कह दिया। कई बार स्थिति क्या होती है, अनेक शंकु आपस में मिल जाते हैं, और उसके कारण से एक मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है, और इस मैदानी क्षेत्र को गिरिपथीय मैदान कहा जाता है। यानी गिरि का मतलब पर्वत होता है, पद यानी नीचे वाला भाग, और मैदान के समान आकृति, तो इसे क्या कहा जाता है, गिरिपथीय मैदान। क्योंकि इस प्रकार की इस आकृति का निर्माण पर्वत के नीचे वाले भाग में होता है, और पर्वत के नीचे वाले भाग में होने के कारण से इसको क्या कहा जाता है, गिरिपथीय मैदान कहा जाता है। तीसरी बात आती है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के द्वारा निर्मित, तट यानी किनारे वाले भाग पर, बंध यानी बांध के समान आकृति का विकास हो जाता है। अर्थात जिस भाग से नदी बहती है और उसके किनारे वाले भाग पर अगर दीवार के समान आकृति का विकास हो जाता है तो इस दीवार के समान जो आकृति होती है इसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। अर्थात जैसे नदी सांप के समान बल खाती हुई चलती है तो नदी का मार्ग सर्पाकार होता है, और जैसे ही नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है, पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर प्रवेश करने के कारण से वहां पर नदी का वेग कम हो जाएगा। अतः नदी में जल की मात्रा जैसे जल चलेगा, ये कंकर पत्थर के जो अवशेष होते हैं वो इस किनारे वाले भाग पर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण से इन दोनों किनारे वाले भाग पर एक दीवार के समान आकृति का विकास हो जाता है।
और दोनों किनारे वाले भाग पर जो दीवार की समान आकृति बनती है, क्योंकि ये वाली आकृति प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है, नदी की प्राकृतिक अवस्था के द्वारा निर्मित होने के कारण से इसको प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। तो जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की ओर प्रवेश करती है और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, नदी का वेग कम हो जाता है और वेग कम होने के कारण से नदी पदार्थों का किनारे वाले भाग पर निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार की इस आकृति को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। अब स्थिति क्या पाई जाती है? कई बार मनुष्य यहाँ पर बस्तियों का निर्माण कर लेता है, यहाँ पर अधिवास का निर्माण कर लेता है, और जब नदी में जल की मात्रा अधिक होगी तो ये अधिवास भी बह जाएगा, क्योंकि नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण से हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये तटबंध बह जाते हैं। इसके बाद में आता है नदी डेल्टा। नदी पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और मैदान के बाद में लास्ट में अपने जल को कहां गिराती है? समुद्र में गिराती है। जब नदी अपने जल को समुद्र में गिराती है, उससे पहले नदी या तो अनेक शाखा में विभक्त हो जाती है या फिर नदी का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नदी की अनेक शाखा में विभक्त होने के कारण से या नदी का वेग कम होने के कारण से अंग्रेजी अक्षर ग्रीक के समान आकृति का विकास होता है। अंग्रेजी के ग्रीक अक्षर डेल्टा के समान आकृति का विकास होता है और इस आकृति को क्या कहा जाता है? नदी डेल्टा। जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से उतरकर मैदानी क्षेत्र से होती हुई समुद्री भाग में गिरने की कोशिश करती है तो उससे पहले नदी का वेग कम हो जाता है और नदी वही पदार्थों का निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण से ग्रीक अक्षर डेल्टा की समान आकृति का विकास होता है और इस आकृति को क्या कहा जाता है? नदी डेल्टा कहा जाता है। मोटे कंकर पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनका जमाव पहले होता है और जो बारीक रेत के कण होते हैं वो जल के साथ बहते हुए समुद्र के तट या आंतरिक भाग की ओर भी चले जाते हैं और इस प्रकार निर्मित इस आकृति को क्या कहा जाता है? नदी डेल्टा कहा जाता है, जिसके 4 प्रकार हैं: चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, रुंडित डेल्टा और जवारमुखी डेल्टा। चापाकार डेल्टा यानी चाप के समान अगर आकृति पाई जाती है तो इसी प्रकार के डेल्टा को क्या कहा जाता है? चापाकार डेल्टा कहा जाता है। अर्थात नदी की मुख्य धारा में पदार्थों का निक्षेपण अधिक होगा और पीछे वाले भाग में पदार्थों का निक्षेपण क्या होगा? कम होगा। अतः चाप के समान आकृति का विकास होता है और इस चाप के समान आकृति को क्या कहा जाता है? चापाकार डेल्टा कहा जाता है। अगर पक्षी के पंजे के समान पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है तो इस प्रकार निर्मित इस आकृति को क्या कहा जाता है? पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। वैसे अगर ज्वार धाराओं के द्वारा डेल्टा को बहा दिया जाता है तो निर्मित डेल्टा क्या कहा जाता है? रुंडित डेल्टा। और अगर नदी की एस्चुरी में जल भर जाता है तो उसके कारण से डेल्टा का निर्माण होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जवार नदमुखी डेल्टा कहा जाता है। एक स्थिति पाई जाती है डेल्टा का जब निर्माण होता है तो मोटे कंकर पत्थर तो तट के पास ही रह जाते हैं और बारीक रेत के कण आंतरिक भाग की ओर चले जाते हैं। तो ये तो थी नदी के 2 निक्षेपणात्मक स्थलाकृति।
निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जिनमें जलोढ़ पंख है, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध और नदी डेल्टा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।